उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरसाना टोला में कड़ाके की ठंड ने इस बार कुछ ज्यादा ही डेरा डाल लिया था। पूस का महीना चल रहा था। सुबह सुबह खेतों पर ओस नहीं, बर्फ जैसी सफेद परत जम जाती थी। सूरज निकलता तो था, पर उसकी किरणों में गर्मी नहीं, बस एक बुझी सी रोशनी होती थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले बुजुर्ग इस बार घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। उसी गांव में रहता था रामदीन, एक गरीब किसान। उसके पास 2 बीघा जमीन, एक कच्चा घर और परिवार के नाम पर बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 8 साल का बेटा गोलू। उस दिन सुबह रामदीन की आंख खुली तो देखा कि माँ खांसते खांसते करवट बदल रही है। सीता ने रात भर अलाव में लकड़ियां झोंकी थी, पर ठंड जैसे अलाव को भी निगल जाती थी। आज खेत मत जाना, सीता ने कहा, ठंड बहुत ज्यादा है। रामदीन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर आज नहीं गया तो कल खाने को क्या होगा। वह पुरानी चादर लपेटकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में देखा कि कई किसान आज घरों में ही दुबके हुए हैं। खेतों में पसरा सन्नाटा उसे अजीब सा लगा। दोपहर होते होते ठंड और तेज हो गई। हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। रामदीन के हाथ सुन्न पड़ चुके थे, पर वह काम करता रहा। तभी उसे चक्कर सा आया। वह जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद किसी तरह उठकर घर लौटा। घर पहुंचते ही रामदीन गिर पड़ा। सीता घबरा गई। माँ की हालत पहले ही खराब थी, अब रामदीन का शरीर भी तपने लगा। गांव में डॉक्टर नहीं था और शहर 10 किलोमीटर दूर। रात होते होते हालात और बिगड़ गए। गोलू अलाव के पास बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था। सीता ने पड़ोसियों से मदद मांगी, पर हर घर में वही हाल था, ठंड और बेबसी। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि पास के टोले में एक बूढ़े की ठंड से मौत हो गई है। लोग सहम गए। तभी गांव के स्कूल मास्टर हरि प्रसाद ने पहल की। उन्होंने सरपंच को साथ लिया और पंचायत भवन में कंबल और अलाव की व्यवस्था करवाई। शहर से मदद मंगवाई गई। रामदीन को किसी तरह पंचायत भवन लाया गया। माँ को भी वहां रखा गया। अलाव की गर्मी और दवा से दोनों की हालत धीरे धीरे संभलने लगी। 3 दिन बाद जब धूप थोड़ी तेज निकली, रामदीन की आंखों में फिर जान लौट आई। उसने चारों ओर देखा। गांव के कई लोग एक साथ बैठे थे। अलाव जल रहा था। बच्चे हंस रहे थे। रामदीन की माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ठंड अकेले को नहीं मारती, अकेलापन मारता है। रामदीन की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि ठंड का असली कहर सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि इंसानों का एक दूसरे से दूर होना है। उस दिन के बाद गांव में तय हुआ कि सर्दी हो या गर्मी, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। अलाव सिर्फ लकड़ियों से नहीं, आपसी मदद से भी जलेंगे। और इस तरह ठंड का कहर गांव को तो हिला गया, लेकिन इंसानियत को और मजबूत कर गया। पंचायत भवन में अलाव जलता रहा, लेकिन गांव की जिंदगी को जो असली गर्मी मिली, वो लोगों के दिलों से निकली थी। ठंड का असर अब भी था, पर डर थोड़ा कम हो गया था। हर घर से कोई न कोई पंचायत भवन जरूर आता। कोई चाय लेकर, कोई गुड़, तो कोई बस हालचाल पूछने। रामदीन अब बैठने लगा था। उसकी माँ की खांसी भी कुछ कम हुई थी। गोलू पहली बार खुलकर हंसा था जब उसने मास्टर हरि प्रसाद को बच्चों के साथ कागज की नाव बनाते देखा। लेकिन ठंड अभी गई नहीं। चौथे दिन रात को अचानक बर्फीली हवा चली। बिजली के खंभे तारों के बोझ से हिलने लगे। आधी रात में बिजली चली गई। अंधेरा और सन्नाटा फिर गांव पर हावी हो गया। सीता ने रामदीन की ओर देखा। फिर वही रात आ गई क्या? रामदीन ने धीरे से कहा, नहीं, इस बार हम अकेले नहीं हैं। पंचायत भवन में लोगों ने फिर अलाव तेज किया। कुछ जवान लड़के, भोलू, रघु और सलमान, गांव के कोने कोने में घूमकर देखने लगे कि कहीं कोई बुजुर्ग या बच्चा अकेला तो नहीं। इसी दौरान खबर आई कि गांव के आखिरी छोर पर रहने वाली धन्नो काकी का घर ढहने वाला है। काकी विधवा थी। उनके पास न बेटा था न बहू। तीनों लड़के दौड़ पड़े। तेज हवा में काकी कांपती हुई चारपाई पर बैठी थी। काकी, यहाँ नहीं रुक सकते, भोलू ने कहा। अब कहाँ जाऊं बेटा?
काकी की आवाज थरथरा रही थी। रघु ने बिना देर किए उन्हें कंधे पर सहारा दिया। सलमान ने चारपाई छोड़ दी। तीनों किसी तरह काकी को पंचायत भवन ले आए। उस रात गांव ने एक और जान बचा ली। ठंड के साथ अब एक नई परेशानी सामने आई, भूख। खेतों में काम ठप था, मजदूरी बंद, कई घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा था। सीता ने देखा कि कई औरतें चुपचाप बच्चों को सुला देती ताकि वे भूख ना मांगे। अगले दिन उसने पंचायत में बात उठाई। अलाव से जान बच रही है, पर पेट कैसे भरेगा? कुछ देर चुप्पी रही, फिर रामदीन उठा। कमजोरी अब भी थी, पर आवाज में हिम्मत थी। हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करें। जिनके पास ज्यादा है वे ज्यादा दें। जब तक ठंड है सबका चूल्हा एक साथ जले। पहले कुछ लोग झिझके, लेकिन फिर मास्टर हरि प्रसाद ने कहा, अगर आज नहीं बांटेंगे तो कल बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे घरों से गेहूं, चावल, दाल आने लगी। पंचायत भवन के पास बड़ा सा चूल्हा जला। औरतों ने मिलकर खाना बनाया। उस दिन गांव ने एक साथ बैठकर खाना खाया, अमीर गरीब, जात पात सब भूलकर। 10वें दिन सूरज सच में गर्म लगा। खेतों पर जमी सफेदी पिघलने लगी। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। अलाव अब भी जलते थे, पर डर बुझ चुका था। रामदीन फिर खेत गया, पर इस बार अकेला नहीं। भोलू और रघु साथ थे। हंसते हुए काम हुआ। शाम को पंचायत भवन में आखिरी बार सब इकट्ठा हुए। मास्टर हरि प्रसाद ने कहा, ठंड चली जाएगी, पर इसे मत भूलना। रामदीन ने सबकी ओर देखकर कहा, इस साल ठंड ने हमें सिखा दिया, कहर मौसम का नहीं होता, कहर तब होता है जब इंसान इंसान के काम ना आए। सर्दी तो चली गई, लेकिन बरसाना टोला वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब सुबह की शुरुआत सिर्फ सूरज से नहीं, एक दूसरे की आवाजों से होती थी। कोई पूछता, काकी दवा ली? कोई कहता, आज खेत साथ चलेंगे? ठंड ने गांव के भीतर कुछ तोड़ दिया था, पर उससे ज्यादा कुछ जोड़ भी दिया। फागुन का महीना आया। सरसों के खेत पीले हो गए। हवा में ठंड की जगह मिट्टी और फूलों की खुशबू थी। लेकिन कुछ रातें ऐसी थीं जब रामदीन नींद में भी कांप उठता। उसे वही रातें याद आती, अंधेरा, खांसती माँ, सिसकता गोलू और सीता की बेबस आंखें। एक रात उसने सीता से कहा, अगर उस दिन गांव साथ न देता। सीता ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तो आज हम ये सुबह नहीं देखते। दोनों चुप हो गए। चुप्पी में डर नहीं था, बस शुक्र था। बरसाना टोला ने समझ लिया था, ठंड हर साल आएगी, गरीबी शायद रहेगी, मौत भी अपना रास्ता खोज लेगी, पर अगर इंसान साथ खड़ा रहे तो ठंड का कहर किसी कहानी से ज्यादा नहीं रहेगा। और हर सर्द रात में जब अलाव जलता तो लगता कहीं न कहीं रामदीन की माँ भी उसी आग से गांव को गर्म रखे हुए है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।